यस फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. चलो, काय चाललंय? एसी बंद होता सुरू होता काय? एवढं 22-24 आहे तरी पण काय गार वाटत नाही. बंद होता तरी पण गार असायला पाहिजे. यस फ्रेंड्स, इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है. ये दिख नहीं रहा आपको? अब दिख रहा है? रुको रुको. कम हुआ क्या? अभी अभी कम करना है, ठीक है. चलिए, कैन वी स्टार्ट? विल कंप्लीट विद द फर्स्ट चैप्टर. हार्डली 1-2 पॉइंट रिमेनिंग है. चलो एक बार क्विकली हम रिवाइज करते हैं अब तक हमने क्या क्या देखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन एंट्रीज. आर्टिकल नंबर 265. अपने कंट्री में अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो पहले लॉ बनाना होगा. लॉ बनाने की पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये किसने दिया है? आर्टिकल नंबर 245 ने दिया है. अब कौन सा लॉ पार्लियामेंट पास करेगा एंड कौन सा लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगा? Now that division of power is been given in article number 246 read with schedule 7. schedule 7 में 3 लिस्ट है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. राइट. देन आर्टिकल नंबर 270 कहता है कि जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा वो सेंटर एंड स्टेट में अपोर्शन किया जाएगा बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट अप्रूवल. आर्टिकल 271 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू कलेक्ट एडिशनल टैक्स कॉल्ड एज सरचार्ज. और ये सरचार्ज का जो रेवेन्यू होगा वो शेयर नहीं होगा, पूरा का पूरा सेंटर का रेवेन्यू होगा. राइट. देन हमने इनकम टैक्स एक्ट, पहले डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस देखा था. राइट. फिर इनकम टैक्स एक्ट में हमने देखा था सेक्शंस होते हैं, सबसेक्शंस होते हैं, क्लॉज होते हैं. सेक्शंस डिवीजन ऑफ लॉ. राइट. पूरा जो लॉ दिया हुआ है सेक्शंस में डिवाइडेड है. सब सेक्शन एंड क्लॉज, इसमें डिफरेंस देखा था. इट इज अ पार्ट ऑफ द सेक्शन. अगर वो रिलेटेड पार्ट्स हो तो वो सब सेक्शन होगा, अनरिलेटेड हो तो क्लॉज होगा. याद रखने के लिए यू कैन रिमेंबर सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 10 एंड 47, इसमें ही क्लॉजेस है, बाकी हर जगह सेक्शंस ही है. राइट. उसके बाद हमने रूल्स देखे थे, इनकम टैक्स रूल्स 1962. राइट. रूल्स हमें बताएगा कि जो प्रोविजन दिया हुआ है किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगा अपने कंट्री में. एंड रूल्स विल बी इशूड बाय सीबीडीटी. बराबर. देन हमने देखा था नोटिफिकेशंस. जो भी लॉ में चेंजेस हो रहे हैं दैट चेंजेस विल बी कम्युनिकेटेड बाय नोटिफिकेशंस. नोटिफिकेशंस भी नोटिफाई करेगा सीबीडीटी. राइट. फर्दर सर्कुलर्स, दीज आर बीन इशूड अगेन बाय सीबीडीटी फॉर clarification relating to interpretation of provisions. Right. Circulars will be binding on department, rest all will be binding on department as well as whole country. Right. Then हमने फाइनेंस एक्ट देखा था. अपने लिए फाइनेंस एक्ट 25 रिलेवेंट है, प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27. राइट. फिर हमने इनकम देखा था. इनकम में हमने देखा था कि आपका रेगुलर एक्टिविटी हो या डे टू डे एक्टिविटी हो, सिंगल एक्टिविटी, ऑल विल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम. रेवेन्यू इनकम ऑलवेज टैक्सेबल. कैपिटल रिसीट, ये याद रखना है स्पेसिफिकली, कैपिटल रिसीट अगर कैपिटल गेन्स में दिया हुआ है टैक्सेबल है, देन एंड देन ओनली टैक्सेबल, अदरवाइज इट वोंट बी टैक्सेबल.
राइट। रेवेन्यू रिसीट्स टैक्सेबल है, लेकिन अगर एग्जम्पशन दिया है तो दैट मच अमाउंट विल नॉट बी टैक्सेबल। अब यहाँ पे एग्जम्पशन एंड डिडक्शन का हमने डिफरेंस देखा था। एग्जम्पशन एंड डिडक्शन दोनों इनकम में से लेस ही करेंगे, बट एग्जम्पशन इज डिडक्टेड बिफोर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इनकम। डिडक्शन द अमाउंट फर्स्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से हम लेस करेंगे, राइट, जो भी अमाउंट ऑफ डिडक्शन है। देन हमने टैक्स देखा था, टैक्स बेसिक होता है, सरचार्ज होता है, हेल्थ एजुकेशन सेस होता है। बेसिक टैक्स हमें जो रेट दिया उसके ऊपर, इनकम के ऊपर कैलकुलेट करना है। सरचार्ज जो रेट है वो बेसिक टैक्स पे कैलकुलेट होगा, राइट। सरचार्ज लेवी करने के लिए पावर दिया हुआ है आर्टिकल 271 ने। एंड हेल्थ एजुकेशन सेस का जो पैसा है गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए ही खर्च करेगा, राइट। फर्दर हेल्थ एजुकेशन सेस किस पे चार्ज होगा? बेसिक एंड सरचार्ज दोनों का जो टोटल आएगा उस पे हेल्थ एजुकेशन सेस 4% से चार्ज होगा, राइट। फर्दर हमने सॉरी टैक्स रेट देखे थे। बिफोर दैट हमने सेक्शन रीड करना स्टार्ट किया था। सेक्शन वन क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट 1 अप्रैल 1962 से ये एक्ट कमेंस हुआ था, राइट। देन इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, तो हमने इंडिया का डेफिनेशन देखा था। सेक्शन 225A में इंडिया का डेफिनेशन दिया है। 3 पार्ट में था, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी मैप है वो। वाटर में 2 पार्ट अगेन, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल वाटर्स मतलब पानी वाला पार्ट 12 नॉटिकल माइल्स तक। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पानी के नीचे ग्राउंड वाला पार्ट जहां पे स्टिफनेस है, राइट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 किलोमीटर तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट होंगे वो इंडिया का माना जाएगा एज पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, राइट। देन 1 nautical mile is equal to 1.85 kilometers, right? And then seabed subsoil below territorial waters will be also considered to be a part of India. यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे की जमीन, एंड जमीन के नीचे अगर आपने डिगअप करके सबसॉइल में कुछ काम कर रहे हो, दैट आल्सो विल बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। एयर स्पेस अबाउट टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स विल बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, बराबर। उसके बाद हमने सेक्शन 4 डिस्कस करा था, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में क्या दिया हुआ है? टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन which is earned in the previous year shall be assessed to tax at the rates which are been given in Finance Act. तो एक एक करके हमने ब्रेक करके डिस्कस किया था। टोटल इनकम 5 हेड का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। 5 हेड कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जो टोटल आएगा ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे, उसमें से चैप्टर 6 से डिडक्शन लेस करेंगे, दैट विल बी टैक्सेबल इनकम, बराबर। देन पर्सन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 231, राइट। एग्जाम में याद आया तो 231, नहीं आया तो एज पर सेक्शन 2 लिख सकते हो, एंड वो भी याद नहीं आया तो एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लिख सकते हो। सेक्शन नंबर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, फिर भी हम ट्राई करेंगे सेक्शन नंबर के साथ प्रोविजन याद रखने के लिए। तो सेक्शन 231 में डेफिनेशन ऑफ पर्सन दिया हुआ है। तो पर्सन में 7 लोग इंक्लूडेड है। कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये 7 लोग पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। देन हमने प्रीवियस ईयर देखा था। प्रीवियस ईयर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 3 एंड असेसमेंट ईयर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 29, राइट। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिसमें इनकम कमा रहे हैं, उसका असेसमेंट हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे, सो दैट विल बी असेसमेंट ईयर, राइट। देन हमने रेट्स डिस्कस करे थे। रेट्स 2 पार्ट में अगेन डिवाइडेड है, नॉर्मल टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हैज बीन गिवन इन सेक्शन 115 BAC। डिटेल में डिस्कशन लास्ट में करने वाले हैं, लेकिन हमने रेट्स देखे थे, राइट। पहले नॉर्मल टैक्स रेजिम की बात करते हैं। अगर आपको डिफॉल्ट में नहीं रहना है तो आप नॉर्मल में आ सकते हो। नॉर्मल में अगेन 2 रेट्स है, नॉर्मल रेट्स, स्पेशल रेट्स, राइट। नॉर्मल रेट्स इंडिविजुअल के लिए जिनका एज 60 से नीचे, नॉन रेसिडेंट एनी एज। तो स्लैब रेट्स कहते हैं 0 to 2,50,000 नील, 250 to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, 10 lakhs के ऊपर 30%, राइट। अगर आप सीनियर सिटीजन हो एंड आपका एज 60 के ऊपर है तो इन दैट केस 0 to 3 lakhs नील, 3 to 5%, 5 to 10 20, 10 के ऊपर 30, राइट। ऑलरेडी 60 कंप्लीट हो चुका है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन करंट प्रीवियस ईयर में 60 आपका 60th बर्थडे आ रहा है, 60 कंप्लीट हो रहा है,
तो इन दैट केस कौन से डेट तक कंसिडर करना है? प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो रहा है, सीनियर सिटीजन ही मानेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट ईयर के फर्स्ट डे को अगर बर्थडे आ रहा है, 1 अप्रैल को 60 कंप्लीट हो रहा है, तब भी हम मान के चलेंगे प्रीवियस ईयर 25-26 में आपका सीनियर सिटीजन वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा है, राइट। एंड अगर आपका एज 80 के ऊपर है तो यू विल बी कॉल्ड एज सुपर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे 0 to 5 lakhs नील, 5 to 10 20 एंड 10 lakhs के ऊपर 30%, राइट। जो पहला क्राइटेरिया था 0 to 2.5 lakhs वाला, दैट वाज एप्लीकेबल टू HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एज वेल, राइट। देन हमने स्पेशल रेट्स भी देखे थे। स्पेशल रेट में हमने 112 देखा था, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इसका टैक्स रेट क्या था? 12.5%। 112A देखा था, इसका भी टैक्स रेट 12.5% है। अब 112 एंड 12A में डिफरेंस क्या था? दोनों लॉन्ग टर्म के लिए 12A कब लगता है? याद रखने के लिए, फिलहाल के लिए याद रख सकते हो, शेयर्स जो स्टॉक मार्केट से बेचा आपने, उसके लिए 112A लगता है। अदर एसेट, ज्वेलरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, 112 लगेगा। 112A में एंड 12 में दोनों में टैक्स रेट तो सेम है, लेकिन 12A में 1.25 lakhs का बेनिफिट है, राइट। देन सिमिलरली शेयर्स बेचा लेकिन शॉर्ट टर्म था, तो 111A लगता है, वहां पे टैक्स रेट है 20%। कैजुअल विनिंग्स, लॉटरी, गैम्बलिंग्स वगैरह या ऑनलाइन गेमिंग 30%। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट 60%, राइट। सो दीज वर द स्पेशल रेट्स। फर्दर हमने देखा था कि अगर आप नॉर्मल टैक्स रेजिम में हो एंड आप इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो एंड आपका टोटल इनकम 5 लाख या 5 लाख से नीचे है, तो आपको रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और 12,500 whichever is lower, राइट। देन हमने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के रेट्स भी देखे थे। डिफॉल्ट के पहले नॉर्मल में सरचार्ज देखा था हमने। सरचार्ज, अगर आपका टोटल इनकम 0 to 50 lakhs तक है, नो सरचार्ज। 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है टोटल इनकम, तो 10% सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक, तो 15% सरचार्ज लगेगा। जैसे ही आपका इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो एनहांस सरचार्ज लगेगा। अब यहां पे आपको देखना है अदर इनकम एंड वो 4 इनकम। कौन से 4 इनकम? 112, 12A, 111A एंड डिविडेंड। ये 4 इनकम छोड़ करके अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है, तो इस यहाँ पे एनहांस सरचार्ज लगेगा 25% एंड ये 4 इनकम पे 15% ही लगेगा। अदर इनकम अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो एनहांस सरचार्ज 37% लगेगा। अदर ये 4 इनकम पे 15% ही लगेगा, राइट। सो दिस वी आर सीन रिलेटिंग टू सरचार्ज। उसके बाद हमने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के रेट्स देखे थे। रेट सिंपल है, यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल HUF के लिए जो रेट्स था, यहाँ पे एज मैटर ही नहीं करता। व्हाट योर इज एज? 4 lakhs की टेबल में 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 एंड 20 to 24, 24 से ज्यादा। एंड टैक्स रेट 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, दिस विल बी द रेट्स, राइट। अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट करा है एंड सरचार्ज लग रहा है, तो सरचार्ज के रेट्स वैसे सिमिलर थे, बस नॉर्मल में लास्ट जो 37% वाला जो पार्ट था वो यहां पे नहीं लगेगा, राइट। फर्दर हमने रिबेट देखा था। रिबेट के लिए नॉर्मल केस में अगर आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख से कम है तो इन दैट केस रिबेट मिलेगा आपको। सेम कंडीशन, रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए एंड टोटल इनकम 12 लाख से नीचे होना चाहिए। तो रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और 60,000 whichever is lower। लेकिन अगर 12 लाख के ऊपर स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आपका टैक्स ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इन दैट केस कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, देन सेकेंड पार्ट एक्सेस ऑफ इनकम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका टैक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सेस ऑफ इनकम, तो इन दैट केस रिबेट मिलेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है उतना आपको रिबेट मिलेगा। आई गेस उसके ऊपर हमने कल एग्जांपल भी सॉल्व किया था, राइट। कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, राइट। देन हमने पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट देखा था। पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट क्या है? 30%। पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज LLP एंड लोकल अथॉरिटी, इनके टैक्स रेट 30% है। देन डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट देखा था हमने। डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट के लिए आपको कौन से प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है? 23-24 करंट ईयर के लिए। इसमें हर साल में अमेंडमेंट होता है। अब नेक्स्ट ईयर जब होगा तो यहां पे क्या होगा? 24-25 इसका टर्नओवर देखना होगा। तो जब भी हम टैक्स रेट
फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 देख रहे हैं तो इसका इमीडिएट प्रीवियस ईयर 24-25 नहीं देखना है, 23-24 इसका टर्नओवर अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पे टैक्स रेट 30% होगा। 400 करोड़ या उससे लोअर है, ठीक है, तो इन दैट केस यहां पे टैक्स रेट होगा 25%, राइट। एंड देन ये दो सेक्शन जो थे 115 BAB BAA स्टार्टअप के लिए था, या सब्जेक्ट टू सम कंडीशन एग्जाम्शन वगैरह नहीं मिलेगा उसके लिए टैक्स रेट 15% 22% था, सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो नॉट रिक्वायर्ड टू बॉदर दिस, ओके। देन यहां पे डोमेस्टिक कंपनी के केस में जब भी आपका टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाएगा 10 करोड़ तक तो सरचार्ज लगेगा 7%, 10 करोड़ के ऊपर गया तो सरचार्ज लगेगा 12%। कितना सिंपल है देखिए। इंडिविजुअल के केस में अननेसरी एनहांस सरचार्ज, उसमें भी 4 इनकम छोड़ो, कैलकुलेशन वगैरह, यहाँ पे बहुत सिंपल है। कंपनी अगर इनकम 1 करोड़ तक है सिर्फ टैक्स एंड हेल्थ एजुकेशन से कैलकुलेट करो, 1 करोड़ से ज्यादा है 10 करोड़ तक है तो जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उस पे 7% हम सरचार्ज स्ट्रेट अवे कैलकुलेट करेंगे एंड टोटल पे हेल्थ एजुकेशन से। अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो जो भी टैक्स आ रहा है उस पे 12%, राइट। मोस्टली कंपनी आपके एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, आपको एग्जाम में 99.99% ऑफ द केसेस इंडिविजुअल का ही टैक्स कैलकुलेशन आएगा, ओके। फॉरेन कंपनी, ये पॉइंट फिलहाल के लिए रिलेवेंट नहीं है, नॉर्मल टैक्स रेट इनका 35%, ओके। याद है ना फॉरेन कंपनी, when a company will be called as foreign company, इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सेकेंड इंडिया से इनकम कमा रहा है लेकिन इंडिया में डिविडेंड पे करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया, राइट। तो ऐसी कंपनी इंडिया में, अच्छा ऐसी कंपनी इंडिया में टैक्स पे करेगी क्या पहले तो ये हम आज देखेंगे, मतलब आज वैसे स्टार्ट नहीं होगा लेकिन डिपेंडिंग अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा ये देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल सपोज इंडिया से पैसे कमा रहा है, इंडिया में उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया है पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ओके। तो इंडिया के लिए गूगल तो फॉरेन कंपनी है लेकिन क्या वो इंडिया से इनकम कमा रहे हैं? डेफिनेटली अपनी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इंडिया से पैसे कमा रहे हो तो टैक्स कहां पे करोगे? इंडिया से पैसे कमाओ टैक्स जाकर के पे करो पाकिस्तान में, चलेगा क्या? नहीं, इंडिया में पैसे कमा रहे हो तो टैक्स इंडिया में आएगा। तो फॉरेन कंपनी है अगर वो इंडिया से इनकम कमा रही है तो इंडिया में टैक्स पे करना होगा। कौन से रेट से टैक्स पे करेंगे? 35%, ओके। एंड देन सेम अगर इनका टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज डोमेस्टिक के लिए 7% लग रहा था, यहां पे 2% लगेगा। एंड 10 करोड़ के ऊपर हो तो सरचार्ज लगेगा 5%, ओके। हेल्थ एजुकेशन से सेम 4%। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके लिए अगेन स्लैब रेट दिया हुआ है, सिंपल सा स्लैब रेट है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम 10,000 रुपए तक है तो टैक्स लगेगा 10%, ओके। से फॉर एग्जांपल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम है 6,000 तो टैक्स कितना लगेगा? 6,000 पे 10%, 600 रुपए, ओके। अगर इनका इनकम 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 20,000 है तो फर्स्ट 10,000 पे 10%, 10,000 टू 20,000 यहां पे टैक्स रेट लगेगा 20%। मतलब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम है 16,000 तो टैक्स कितना आएगा? 0 टू 10,000, अमाउंट 10,000 पे 10%, 1,000, एंड 10,000 से लेकर के 16,000 यानी कि 6,000 पे टैक्स 20%, तो 1,200, सो टोटल 2,200 टैक्स लगेगा, ओके। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम अगर 20,000 के ऊपर है तो 0 टू 10,000 10%, 10,000 टू 20,000 20%, एंड 20,000 के ऊपर जितना भी इनकम है उस पर स्ट्रेट अवे 30%, ओके। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेनिफिट दिया 10,000, 20,000, 10%, 20% कंसेशनल, ओके। आज के डेट में बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना इनकम कमाती होगी? लैक्स में कमाती होगी, तो 10,000 20,000 कोई मीनिंगलेस है ही नहीं, तो हार्डली बेनिफिट 3,000 रुपए तक का बेनिफिट दिया हुआ है, बाकी का पूरा इनकम तो वैसे भी 30% से टैक्सेबल है, ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी सेम है, एक सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ तक इनकम जा रहा है तो 7%, जैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए था, एंड 10 करोड़ के ऊपर अगर आपका इनकम जा रहा है तो जो भी टैक्स आ रहा है उस पर सरचार्ज 12%, हेल्थ एजुकेशन से 4% सेम रहेगा, ओके। देन इनके लिए भी एक सेक्शन है 115 BAD, ओके। यहां पे भी इनको जो बहुत सारे एग्जम्पशन एंड डिडक्शन मिलते थे वो कैंसिल होंगे, एंड कंसेशनल टैक्स रेट फ्लैट 10% यहां पे लगेगा, सॉरी नॉट 10%, एक्चुअली इट इज
22% टैक्स रेट, लेकिन अगर ये कंसेशनल टैक्स रेट ले रहे हो तो सरचार्ज लगेगा मैंडेटरी 10%, ओके, एंड हेल्थ एजुकेशन से 4% लगेगा, तो इफेक्टिवली 25.168% हो रहा है. बट अगेन दिस सेक्शन इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओके, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बॉदर. इनफैक्ट इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ करके जो भी टैक्स रेट हमने डिस्कस करा है मॉड्यूल में है, इसलिए रीड कर रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता. ओके, राउंडिंग वाला पार्ट हमने ऑलरेडी देखा है. सेक्शन 87A ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट. देन एक छोटा सा पॉइंट है डिस्कशन के लिए, थ्योरी पार्ट है. अच्छा बताइए, मेरा इनकम जो है ना प्रीवियस ईयर 25-26 का, इसका असेसमेंट कब होगा? से इनकम मैंने प्रीवियस ईयर 25-26 में मैंने इनकम कमाया, ठीक है, इसका असेसमेंट कब होगा? असेसमेंट ईयर 26-27, मतलब मुझे यहां पे असेस करना है मतलब कंप्यूट करना है मेरा टोटल इनकम, टैक्स कितना आएगा, यहां पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है. मैंने मोटा मोटी आपको रिटर्न ऑफ इनकम की डेट भी बताई थी, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर. कौन से ड्यू डेट है? अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल लग रहे हैं तो 30 नवंबर है. ट्रांसफर प्राइसिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगता है? जब भी मैं से मेरी एक सिस्टर कंसर्न है यूरोप में, सिस्टर कंसर्न मतलब मेरी फैमिली रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है, एंड मैं मेरे सिस्टर कंसर्न के साथ ह्यूज ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ओके. तो जब मैं ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं देयर इज अ स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन. कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है? सपोज यूरोप में टैक्स रेट कम है, इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है, ओके. मैं क्या करूंगा, वो जो यूरोप में कंपनी मेरी ही कंपनी है ना, मैं क्या करूंगा, वहां से मैं परचेज दिखाऊंगा ज्यादा, ओके. मतलब से एबीसी कंपनी यूरोप में, वहां पे टैक्स रेट है हार्डली 5%. पीक्यूआर कंपनी इंडिया में, यहां पे टैक्स रेट है 30%, ओके. तो मेरा नॉर्मल यहां पे जो मैंने बिजनेस किया है, यहां पे नेट प्रॉफिट आ रहा है 1 करोड़ रुपए. अब 1 करोड़ पे 30% मतलब 30 लाख टैक्स पे करना होगा, सरचार्ज अलग जाएगा, बराबर. हम क्या करेंगे, इस कंपनी से परचेज दिखाएंगे, अपनी ही कंपनी है, सिस्टर कंसर्न मतलब अपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, या रिलेटेड डायरेक्टर ब्रदर हो सकते हैं, ओके. तो सिस्टर कंसर्न है, अपनी रिलेटेड कंपनी मान के चलिए. तो वी कैन इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी. हम क्या करेंगे, इनसे परचेसेस दिखाएंगे, ह्यूज परचेसेस से 80 लाख रुपीस. एक्चुअल में भले परचेस हो या ना हो, ओके, या हो सकता है कि एक्चुअल में 10 लाख ही परचेस किया था, हमने ज्यादा दिखाया. अब प्रॉफिट कितना होगा? 20 लाख. अब मेरा टैक्स कम आएगा, एंड यहां पे नो डाउट सेल्स ज्यादा दिखेगा, लेकिन यहां पे वैसे भी टैक्स रेट 5% से चल रहा था. आर यू गेटिंग? तो ऐसे केस में इस तरह का मैनिपुलेशन होता था अपनी कंपनीज में. तो इसीलिए इनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स लगते हैं, ऑडिट करवाना पड़ता है, ओके. सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट मैंने ब्रीफली बताया. अगर आप इस तरह के सिस्टर कंसर्न के साथ 5 करोड़ के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ऑडिट करवाना पड़ता है अंडर सेक्शन 92E. अगर वो ऑडिट लग रहा है तो ड्यू डेट बनती है अपनी 30 नवंबर. इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, अपने सिलेबस का पार्ट है. अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट करवाना मैंडेटरी है. सेक्शन 44AB करके याद रखना, ये वो सेक्शन है जिसकी वजह से आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट का घर चलता है, ओके. क्योंकि आपने सुना रहेगा सितंबर मंथ में सीए के यहां पे बहुत रश रहता है. जब आप आर्टिकलशिप करोगे दैट टाइम यू विल एक्सपीरियंस, मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा है कि अगस्त एंड सितंबर में आपकी सारी छुट्टियां कैंसिल होती है, ओके. संडे वगैरह छुट्टी नहीं मिलती. ऑफिस टाइमिंग नॉर्मली सितंबर में सुबह 8 या 9 से लेकर के रात के 12, 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर टाइम ये रहता है, ओके. क्योंकि ऑडिट कंपलसरी होता है, दैट इज योर लर्निंग फेज एक्चुअली. तो सितंबर का पीरियड अच्छे से काम करना, ओके. क्योंकि सारे इनकम टैक्स जो अभी हम इंटर में देखने वाले ना, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिकली अप्लाई व्हेन यू विल डू आर्टिकलशिप, ओके. तो वहां पे ऑडिट करना पड़ता है. सितंबर में रश क्यों होता है? क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डे होता है ऑडिट करने का. एंड जिनके ऊपर ऑडिट लगता है, पहले तो ऑडिट कब लगता है? जब आपका टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जाए, ओके. बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट चेक करना चाहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कि आपने सारे ट्रांजैक्शंस बराबर रखे कि नहीं, ओके.
तो अगर ऑडिट लग रहा है तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर। ऑडिट की सितंबर, ऑडिट होने के बाद रिटर्न फाइल करेंगे 31 अक्टूबर। एंड देन नॉर्मल केस में सैलरीड एम्प्लॉय हो, छोटा मोटा बिजनेस हो, तो 31 जुलाई। दीज आर द ड्यू डेट्स। ओके, हाँ, तो क्या कह रहा था, इनकम यहां पे कमाएंगे, असेसमेंट कंप्यूटेशन नेक्स्ट ईयर में होगा। ओके, बट क्या होता है, कभी कभार ऐसे भी एसएससी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या। अब विजय माल्या जो बाहर गया वापस आया नहीं, राइट? तो ऐसे केस में क्या उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि आप जाओ नेक्स्ट ईयर में आकर के आपके कोई पर्सन को भेजो, रिटर्न फाइल करेंगे, तब तक के लिए आप वहां पे कैलकुलेशन बैठ करके करी, चलेगा कैसा? विजय माल्या जब गया था तो इसी इंटेंशन के साथ गया था कि वापस नहीं आएगा। अभी तक अपनी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है कि ये हमारा क्या कह सकते हो, उसको गुनहगार है, उसको वापस भेजो। 9,000 करोड़ का स्कैम करके गया। आप में से कितने लोगों का अकाउंट एसबीआई में? वेरी गुड। आपने भी कंट्रीब्यूशन दिया है मतलब, क्योंकि विजय माल्या का स्कैम होने के बाद एसबीआई ने थोड़े चार्जेस इंक्रीज करे थे। 9,000 करोड़ का लॉस कहां से रिकवर करेंगे? तो वो बेचारा पर्सन जो था वो स्कैम करके गया। वो आपने देखा रहेगा टीवी पे वगैरह, इंटरव्यू देता है, मस्त मैचेस वगैरह देखने जाता है, एंड यहाँ पे आप जैसे इनोसेंट लोग उसके चार्जेस पे कर रहे हैं। एनीवेज, ऐसा कोई पर्सन जो इंडिया के बाहर जा रहा है परमानेंटली, ओके, या हो सकता है कि उसका बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो क्या उसके लिए रुकना 1 साल तक या असेसमेंट ईयर में आप कंप्यूटेशन करो, क्या प्रॉपर होगा? नहीं। तो इन सच सम एक्सेप्शनल केसेस गवर्नमेंट सेज कि जिस ईयर में इनकम कमा रहे हो उसी ईयर में हम असेसमेंट करेंगे। ओके, तो कौन से केस में? दैट इज बीन गिवन। ये जस्ट रीडिंग पार्ट है, मोस्टली एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। स्पेशल केसेस वेयर इनकम इज टैक्स्ड इन द सेम ईयर। कौन से केसेस? फर्स्ट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। देखिए, से ये इंडिया, यहाँ पे मुंबई पोर्ट है, यहाँ पे शिप्स आ रहे हैं, ओके। अब ये नॉन रेसिडेंट यूएसए का कोई शिपिंग कंपनी है, इंडिया में कार्गो लेकर के आ रहा है या पैसेंजर्स को लेकर के आ रहा है, पैसे तो कमा रहे हैं, राइट? अब एक बार ये यहां से कार्गो एंड पैसेंजर्स लेकर के जाएंगे, क्या गारंटी है वापस आएंगे या नहीं आएंगे, राइट? तो ऐसे केस में यहां पे जब लोडिंग करते हैं कार्गो एंड पैसेंजर्स का, तो जो टोटल इनकम यहीं पे कंप्यूट होता है, इसी के ऊपर इमीडिएटली टैक्स भी पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट से हम आपके लिए नहीं रुकेंगे नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि आपका रेगुलर बिजनेस है नहीं इंडिया में, राइट? एक बार गए पैसेंजर्स एंड कार्गो लेकर के, टैक्स पे करने वापस नहीं आए तो क्या करें? एंड गवर्नमेंट तो टैक्स का पैसा ऐसे ही छोड़ता नहीं है, राइट? तो गवर्नमेंट सेज कि यहीं पे हम आपका असेसमेंट करेंगे, नेक्स्ट ईयर तक नहीं रुकेंगे। देन पर्सन लिविंग इंडिया, अपना विजय माल्या। So when it appears to assessing officer that individual may leave India during the assessment year or shortly after its expiry and has no present intention of returning to India. तो अगर अब आप विजय माल्या जब गया तो उसने प्रॉपर पासपोर्ट वगैरह लेकर के गया अपने, उस टाइम तो वो मेरे ख्याल से एमएलए भी था शायद से, ही वाज एन इलेक्टेड नहीं, कोऑप्टेड मेंबर था वो, ठीक है? तो वो जब से एयरलाइन से इंडिया के बाहर गया, भले खुद के प्लेन से गया रहेगा, लेकिन उसके लिए अप्रूवल तो लगते होंगे। अपने गवर्नमेंट के लोगों को पता नहीं चला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, ठीक है? नहीं, फिर भी अगर डिपार्टमेंट को कभी डाउट आए कि पर्सन इंडिया के बाहर परमानेंटली जाने वाला है, तो इन दैट केस हम उसका असेसमेंट करके ही उसको छोड़ेंगे। ओके, कभी सोचा आपने विजय माल्या लंदन क्यों गया है? लंदन में ऐसे क्या है? बहुत सारे लोग जाते हैं लंदन में। लंदन का एक लॉ है यूके का कि दुनिया भर से आप कहीं से भी स्कैम करके आइए, फ्रॉड करके आइए, ठीक है? यूके में आपने अगर उनकी कंट्री में एक स्पेसिफिक अमाउंट है, उनका कुछ तो 20 लाख पाउंड या कुछ तो अमाउंट है, उतना अगर उन कंट्री में उनके कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, तो उनकी गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप देती है। ओके, एंड एक बार सिटीजनशिप एंड असाइलम मिले उनसे, तो उनके ह्यूमन राइट्स रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया से स्कैम करके वो गया, वो किसका पर्सन था, किसका आदमी था? इंडिया का ही आदमी था ना। अब जब वो यूके गया तो उसने यूके में एक स्पेसिफिक जो अमाउंट है उनके लॉ के हिसाब से उतना इन्वेस्ट किया उस कंट्री में, उतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किए रहेंगे, तो अब यूके गवर्नमेंट से उनको असाइलम मिला है। ओके, मतलब अब यूके मान रहा है कि वो हमारा सिटीजन है, यूके मान रहा है,
अब यूके के सिटीजन को हम डायरेक्टली अपने लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना होगा, यूके के कोर्ट में एप्लीकेशन देना होगा कि वो हमारे कंट्री से स्कैम करके वापस आए। अब यूके कोर्ट में ये प्रूव भी हो चुका है ये स्कैम हुआ है, तो यूके गवर्नमेंट उनको पनिशमेंट देगी। अब हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप हमारा जो क्रिमिनल है इंडिया में एक्स्ट्राडिट करिए। ओके, तो यूके का ह्यूमन राइट्स वाले बीच में आते हैं कि ये कहते हैं कि हमारे सिटीजन को आपकी कंट्री में अगर हम भेजे तो उसके ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, तो हम आपकी कंट्री में नहीं भेजेंगे। तो अब ये इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। तो ये यूके इसीलिए फेमस है कि दुनिया भर से जो भी स्कैम करके आते हैं वो यूके में सेटल होते हैं। ओके, यूएसए से भी बहुत सारे लोग गए थे वैसे स्कैम करके। यूएसए ने डायरेक्टली धमकी भेजी थी यूके को कि अगर आप हमारे ये जो स्कैम वाला पर्सन है उनको वापस नहीं भेजोगे, एक्स्ट्राडिट नहीं करोगे, तो हम आपके साथ ट्रेड रिलेशन बंद करेंगे। एंड क्या है, दुनिया भर के कंट्रीज यूएसए पे डिपेंडेंट है, तो इन्होंने इमीडिएटली एक्स्ट्राडिट करा। ओके, रशिया से भी लोग गए थे ऐसे स्कैम करके। अब रशिया की गवर्नमेंट बहुत डेंजरस है। रशिया की जो पैरेलल जो केजीबी वगैरह है ना उनके, अपनी जैसे रॉ है वैसे उनके जो क्या कहते हैं उनको स्पाई एजेंसीज, तो वो इतने रुदलेस है, उन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह यूके को कोई लेटर भी नहीं भेजा कि हमारे आदमी को आप वापस भेजो। डायरेक्टली उनके स्पाई एजेंसीज ने आकर के शूट ही करा। ऐसे 4-5 केसेस रिपोर्ट हुए थे कि रशिया से स्कैम करके जो यूएसए सॉरी यूके में सेटल हुए, दे वर फाउंड डाइड इन वेरी व्हाट वी कैन से अननोन कंडीशंस। ओके, किसी को पता ही नहीं चला कब लोग कोई आकर के मार के गए। इतने 4-5 केसेस रिपोर्ट होने के बाद अब कोई रशिया से फ्रॉड करके वो कहता है कि हमें इधर ही पनिशमेंट दो, हम बाहर नहीं जाएंगे। अब इंडिया का क्या है, ना ही हम इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करते, ना ही हमारे लोग वहां पे जाकर के मारते। हम बस लेटर भेजते हैं कि हमारा ये क्रिमिनल है, हमें वापस भेज दीजिए। तो ये केसेस चला आ रहा है। यूके कोर्ट में ये प्रूव भी हो चुका है कि उसने स्कैम किया है, लेकिन अब तक एक्स्ट्राडिट नहीं किया, वो बेल पे वहां पे बाहर आराम से घूम रहा है। ठीक है, जाने दो। तो पर्सन लिविंग इन इंडिया विद इंटेंशन टू नॉट टू कम बैक, ऐसे केस में असेसमेंट इमीडिएटली होगा। ओके, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए हुआ था, से जॉइंट वेंचर। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हमने ऑलरेडी कंसिडर किया ना, जॉइंट वेंचर। तो से एक जॉइंट वेंचर था एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक ये कंप्लीट हुआ। एंड देन क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही डिसॉल्व होगी, राइट। तो गवर्नमेंट से हम यही पे आपका असेसमेंट करेंगे, नेक्स्ट ईयर में आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं होगी, राइट। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ऐसा भी लोग करते हैं। टैक्स से बचने के लिए अगर आपका कोई आपके अगेंस्ट कोई डिमांड वगैरह हो, तो टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं रखते। ओके, मेरे एक क्लाइंट थे, मेरा एक दोस्त था, उनके पापा का रिटर्न फाइल करता था मैं। उनका सम इयर्स मतलब 2013-14 या 14-15 सेवरल इयर्स बैक उनका डिमांड आया था, ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीस का टैक्स का डिमांड था। हालांकि उतना टैक्स एक्चुअल में नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स उतना डिमांड आया था। एंड देन उन्होंने देखा ही नहीं। ओके, पहले मेरे पास रिटर्न भी नहीं था उनका, तो उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया डिपार्टमेंट को। एंड लेटर ऑन क्योंकि हमने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, डिपार्टमेंट ने वो टैक्स लायबिलिटी फाइनल करी, अब 60 लाख की टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो जब ये सम टाइम बैक नोटिस आई थी कि हम आपका 60 लाख रिकवर करेंगे, तो उनके पापा मेरे से मिलने आए, फ्रेंड के पापा, तो उन्होंने पूछा कि क्या कर सकता है गवर्नमेंट, मैंने 60 लाख जो पे करना है मुझे पे नहीं करना, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि पहले तो आपके डेटर्स जो है उसके अटैचमेंट लगेगी। ओके, डेटर्स मतलब क्या है, आपका जब बिजनेस होता है ना, जो डेटर्स को नोटिस जाती है कि यू आर सपोज टू पे टू दिस पर्सन, नाउ यू वोंट बी पेइंग, जितना आपका पेएबल है उस पार्टी को अब डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आकर के पे करोगे, पहले डेटर्स को अटैचमेंट जाती है। सपोज डेटर्स इतने सफिशिएंट ना हो तो बैंक अकाउंट अटैच किए जाते हैं, मतलब बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है आपका। ओके, दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया, क्योंकि अगर आपका बिजनेस रनिंग है तो बैंक अकाउंट इज द मेन, सारे ट्रांजैक्शन तो बैंक से होंगे, उस बैंक में डिपॉजिट हो सकता है लेकिन विड्रॉ ही नहीं हो सकता। एक बार इनकम टैक्स ने उस बैंक को नोटिस भेजी एंड उस अकाउंट का जो भी पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पेमेंट के लिए यूज होगा, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। जब तक आपने सेपरेटली पेमेंट पे नहीं किया, चलन नहीं दिखाया, तब तक वो अनफ्रीज नहीं होगा। ओके, उसके बाद वो भी पैसा सफिशिएंट ना हो या बैंक अकाउंट, उसने क्या कर, मतलब जो फ्रेंड के पापा थे उनके बिजनेस तो क्लोज हो चुका था, तो एज सच कोई डेटर्स नहीं थे, उन्होंने खुद के नाम से कोई बैंक अकाउंट रखा ही नहीं था, सारे बैंक क्लोज करके रखे थे।
उसने कहा कि अब बैंक भी नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो आपके नाम से जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो अटैच कर सकते हैं, मतलब लिलाव कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे आपकी प्रॉपर्टी बेचेंगे, उससे जो पैसे आएंगे वो रिकवर कर लेंगे। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हीकल वगैरह है तो बेचेंगे। तो इन्होंने खुद के नाम से कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रखी, तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं, जो भी ये प्रॉपर्टी है मेरे वाइफ के एंड बेटे के नाम से, तो उनको अटैचमेंट नहीं लगती। ओके, फिर क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि फिर जेल में भेजेंगे कि इतना अमाउंट है, उतना अमाउंट अगर पे नहीं करते हो तो व्हेन नथिंग कैन बी रिकवर्ड, आपको डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट जेल में भेजा जाएगा। तो हे सेड की मस्त फुकटचं जेवण मिळेल मला, मी जाऊन राहतो तिथं, असं पण उगेच रोज बायकोवर भांडतं, जाऊन तिथं राहतो। देन ही सेड कि मैं एक काम करता हूँ, मेरा डेथ सर्टिफिकेट लेकर के देता हूँ तुम्हें, ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाओ कि वो पर्सन ऊपर जा चुका है। मैंने कहा डेथ सर्टिफिकेट ऐसे मिलता नहीं, तो ये सर की तुला काय करायचं, मी माझं मी डेथ सर्टिफिकेट आणून देतो, अभी तक तो दिया नहीं है लेकिन। तो यहां पे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अगर सपोज आपके अगेंस्ट कोई डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन के नाम से जस्ट टू अवॉइड टैक्स, तो डिपार्टमेंट ये ट्रांसफर करने के पहले ही आपका असेसमेंट कंप्लीट करेगा, आपके अगेंस्ट डिमांड भी फाइनलाइज करेगा। ओके, एंड डिसकंटिन्यूड बिजनेस, आपका बिजनेस ही बंद हो चुका है, तो इन दैट केस असेसमेंट इसी ईयर में कंप्लीट होगा। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? सो वी कैन से विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर नंबर 1 बेसिक कांसेप्ट्स। यहाँ पे हमने जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरा डिस्कशन था उसमें टैक्स कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट था। हमने मल्टीपल एग्जाम्पल सॉल्व किया लेकिन इन डेप्थ कैलकुलेशन नहीं करा है। वाई नहीं, वाई वी हैवंट डन? क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी तक आपने डिटेल में प्रोविजंस नहीं समझे, तो जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप कैलकुलेशन है अभी तक हमने नहीं देखा, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन हमने देखे। ओके, बट सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशंस विल बी आस्क्ड। ओके, एग्जाम में कभी टैक्स कैलकुलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, मेन इनकम कैलकुलेशन पे होगा, उसमें टैक्स कैलकुलेशन 2 मार्क का वेटेज रहेगा। ओके, चलो, now we are going to start with the second chapter, residential status and scope of total income. Let me tell you sections first of all. बताइए अब तक हमने कौन से सेक्शंस डिस्कस करे? सेक्शन नंबर 1 देखा था हमने, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, इसमें हमने 225A डेफिनेशन ऑफ इंडिया देखा है, 231 डेफिनेशन ऑफ पर्सन देखा था, सेक्शन 29 असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन देखा था, राइट। सेक्शन नंबर 3 डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन हमने देखा था, राइट। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6, 7, 9, 8 एक जनरलाइज सेक्शन है जो आगे जाके रिलेटेड होगा। यहां पे इस चैप्टर से 8 सेक्शन रिलेटेड नहीं है, तो 5, 6, 7, 9 दिस इज द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सेक्शन नंबर 5 में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? फॉर एग्जांपल, सपोज मैं इंडिया का सिटीजन हूं, इंडिया का रेसिडेंट हूं, ठीक है, मेरी यूएसए में एक प्रॉपर्टी है, वहां से रेंटल इनकम आ रहा है। इंडिया में मेरा बिजनेस है, मैं इंडिया में 50 लाख रुपए कमा रहा हूं, यूएसए में जो प्रॉपर्टी है वहां से मुझे 20 लाख रुपीज मिल रहा है। ओके, तो जो यूएसए में पैसे प्रॉपर्टी है, यूएसए में ही पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? इंडिया से जो 50 लाख कमाए वो तो डेफिनेटली इंडिया में टैक्सेबल होगा, राइट। अब जो यूएसए में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है? यूएसए में, पैसा मुझे मिल कहां रहा है? यूएसए में, राइट। वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल होगा क्या नहीं होगा, ये हमें सेक्शन 5 बताएगा। ओके, और अदर एग्जांपल, सपोज आपके कोई रिलेटिव्स, कजिन्स वगैरह एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यूएसए जाते हैं, राइट, तो यूएसए में जाकर के वहां पे जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे जो जॉब कर रहे हैं उनका इनकम, सैलरी इनकम वहां पे आ रहा है, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? आपका लॉजिक क्या कहता है, टैक्सेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्वाइट ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए ना, यूएसए में जॉब कर रहे हो तो यूएसए में टैक्स भरो, इंडिया में क्यों भरेंगे? तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, यूएसए में होगा, राइट। लेकिन उनका इंडिया में से कोई एफडी है, शेयर्स में ट्रांजैक्शन करा है, या मोस्ट कॉमनली यूएसए के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लैट खरीद के रखते हैं, रेंट पे देते हैं, राइट। तो ऐसे अगर यहाँ से रेंटल कमाया है या कोई डिविडेंड कमाया है, इंटरेस्ट कमाया, तो वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल होगा। कब कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा एंड कब नहीं होगा, ये हमें सेक्शन 5 बताएगा। ओके, बट देन
ये डिपेंड करता है कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। यानी एक और कंसेप्ट है, आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस हमें सेक्शन नंबर 6 बताएगा। ओके, देयरफॉर फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 6। ओके, once we understood residential status, then we will see section number 5 and then 7 and 9 हमें डिस्कस करना है। 7 and 9 क्या है बाद में देखेंगे। ओके, तो सीक्वेंस क्या होगा अपने डिस्कशन का, सेक्शन नंबर 6, 5 देन 7 and 9 हमें डिस्कस करना है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? बस ये 4 सेक्शन से रिलेटेड एग्जाम में आएगा। इसमें भी सेक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमें डिटेल में पढ़ना है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग सेक्शन नंबर 6, रेसिडेंशियल स्टेटस। बताइए, आपकी सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये डिफरेंट है। आपका सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस का दूर दूर तक संबंध नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप इंडियन सिटीजन हो लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेसिडेंट। ओके, या उल्टा भी हो सकता है, आप इंडिया के नॉन सिटीजन हो लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेसिडेंट हो। सो योर सिटीजनशिप and residential status has nothing to do with each other. Okay, all together residential status different है। Okay, तो अब हमें रेसिडेंशियल स्टेटस जो पढ़ना है, पर्सन्स कौन से देखे थे हमने, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हर पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, क्योंकि इंडिविजुअल रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हो सकता है, एचयूएफ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हो सकता है, कंपनी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हो सकती है। हर पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है एंड उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उनका इनकम कितना इंडिया में टैक्सेबल होगा, कितना इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। राइट, तो हमें सेक्शन नंबर 6 में क्या क्या पढ़ना है? सेक्शन नंबर 6(1) स्पेसिफाइज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ओके, section number 6(2) explains residential status for HUF. 6(3) residential status of company and 6(4) residential status of remaining all persons, partnership firm, LLP, AOP, BOI, artificial judicial person, local authority, remaining all persons। इस तरह के हमें अब सेक्शंस पढ़ने हैं एंड इंडिविजुअल के लिए 2 और सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 6(6), 6(1)(a। दिस द स्कोप। याद कैसे रख सकते हैं? इंडिविजुअल कितना होता है? 1, तो 6(1). एचयूएफ बनाने के लिए मिनिमम पर्सन कितने रिक्वायर्ड होते हैं? मिनिमम 2 ना, हस्बैंड वाइफ फैमिली होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ, तो 2 पर्सन रिक्वायर्ड है, मिनिमम 6(2). कंपनी कितने टाइप के होते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, 3 टाइप के, बराबर ना। डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल केस में कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड 1 पर्सन कंपनी, तो 3 टाइप के कंपनी। तो याद रखने के लिए 6(3), जस्ट याद रखने के लिए, रिमेनिंग ऑल 6(4). ओके, तो इस मैनर में याद रख सकते हो। इंडिविजुअल एक ही होता है तो सेक्शन 6(1), एचयूएफ मिनिमम 2 पर्सन 6(2), 3 टाइप के कंपनी है 6(3) कंपनी रेजिडेंशियल स्टेटस, रिमेनिंग ऑल पर्सन्स 6(4) में आएंगे। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? अब हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है। एग्जाम में रेसिडेंशियल स्टेटस एंड ये जो स्कोप एंड ये पूरा सेक्शन जो है ना, सेक्शन 6 and 9 मोस्टली, इस पे मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 या 5 मार्क का। ओके, एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, कमेंट टाइप क्वेश्चन होगा। तो आज जैसे हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे, विल सी द एग्जाम क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, एंड विल राइट डाउन सम क्वेश्चन एज वेल टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैज टू बी प्रेजेंटेड। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। पहले तो बताइए, क्या हर साल मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना, या एक बार रेसिडेंट हुआ तो नेक्स्ट 5 years 10 years रेसिडेंट ही कहलाएंगे?
एवरी ईयर यू हैव टू चेक रेसिडेंशियल स्टेटस. ओके, अब क्या होता है, नॉर्मली आप, मैं पूरा साल इंडिया में ही पड़े रहते हैं, बराबर, तो अपने लिए वैसे भी रेसिडेंट, हम रेसिडेंट ही होंगे. किसके लिए रिलेवेंट होता है ये? जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी, some period he will be in India, some period he will be in USA, some period he will be in London, etc etc. उनके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत रिलेवेंट है. या विराट कोहली, मेरे ख्याल से विराट कोहली अब बाहर शिफ्ट हो चुका है ना, हो चुका है या होने वाला है? होने वाला है, राइट. अब कभी सोचा ये मिलेनियर लोग बाहर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? टैक्स से बचने के लिए. क्योंकि क्या होता है, बाहर जब आप रहोगे तो इंडिया में नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस मिलेगा आपको. ओके, लेट मी टेल यू, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया. ग्लोबल इनकम मतलब क्या है, अब ये डिस्कस करेंगे. आरओआर क्या होता है, आरएनओआर क्या होता है. नॉर्मल केस में आप और मैं पूरा साल इंडिया में रहते हैं तो हम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है. तो आपके केस में, मेरे केस में, आप इंडिया से पैसे कमाओ, पाकिस्तान में जाकर के पैसे कमाओ, अफगानिस्तान में जाकर के पैसे कमाओ, चांद पे जाकर के पैसे कमाओ या मार्स पे जाकर के पैसे कमाओ, दुनिया भर में कहीं पे भी पैसे कमाओ, टैक्स कहां पे आकर के भरना है? इंडिया में, क्योंकि आप आरओआर हो. ओके, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो बस वो इनकम जो इंडिया में कमाया उसका टैक्स इंडिया में आएगा, बाकी का जो इनकम है इंडिया के बाहर जो कमा रहे हो उसका टैक्स इंडिया में नहीं आएगा. एंड इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऑल दिस मिलेनियर्स पीपल दे आर शिफ्टिंग आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा है, 30% टैक्स लगता है. ओके, दुबई में वगैरह टैक्स ही नहीं लगता, सेवरल कंट्रीज में 5% लगता है. ओके, तो इंडिया में क्योंकि ज्यादा टैक्स है तो लोग नॉर्मली, आपके केस में, मेरे केस में ज्यादा रिलेवेंट नहीं, क्योंकि इनकम ही इतना सा है तो टैक्स क्या फर्क पड़ेगा. लेकिन जो मिलेनियर लोग है ना, जो करोड़्स में कमाते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है. ओके, तो हमें रेसिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर चेक करना है. सेकेंड, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस. अब इंडिविजुअल के केस में सेक्शन 6(1) के पॉइंट ऑफ व्यू से, कब एंड व्हेन एन इंडिविजुअल विल बी सेड टू बी अ रेसिडेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपका इंडिया में कितना स्टे है उसके बेसिस पे डिसाइड किया, कितना नंबर ऑफ डेज आप इंडिया में हो. क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं ज्यादा डे इंडिया में स्टे कर रहा हूं तो मैं इंडिया के फैसिलिटीज यूज कर रहा हूं, इतने अच्छे आपके रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये यूज कर रहा हूं, तो मैं रेसिडेंट कहलाऊंगा, तो टैक्स मुझे इंडिया में पे करना होगा, राइट. लेकिन अगर मेरा स्टे ही इंडिया में कम है तो इन दैट केस आई कैन बी कंसिडर एज नॉन रेसिडेंट. तो बेसिकली इंडिविजुअल के केस में योर रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया. तो प्रोविजन क्या है देखिए, सेक्शन 6(1) में बेसिक कंडीशंस आर बीन गिवन. देयर आर 2 बेसिक कंडीशन. Either that person, he or she, stays in India during previous year for 182 days or more, first condition. Or second condition, he or she stays in India during previous year for 60 days or more and immediately preceding previous year for immediately preceding previous year आपका इंडिया में स्टे जो है 365 डेज और मोर. इन दोनों में से अगर आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट. ओके, इलैबोरेट करते हैं इसको. ठीक है, 182 डेज, मोटा मोटी साल में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 365 डेज. उसका हाफ करेंगे तो 182 के आसपास आता है, 182.5 समथिंग. तो गवर्नमेंट ने ये कंसिडर किया है कि 182 डेज या मोर, वी कैन से मोटा मोटी हाफ ऑफ द ईयर या उससे ज्यादा आपने स्टे इंडिया में करा था, राइट. तो इन दैट केस हम आपको इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे. ओके, तो से आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हो फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26. आपने इंडिया में स्टे किया था फॉर 190 डेज, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? डायरेक्टली रेसिडेंट, क्योंकि 182 डेज से ज्यादा स्टे किया आपने, राइट. सपोज
आपका इंडिया में स्टे 200 डेज है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? अगेन रेसिडेंट. एग्जैक्टली 182 डेज है, देन स्टिल रेसिडेंट. वर्डिंग देखिए, 182 डेज और मोर. एग्जैक्टली 182 या उससे ज्यादा अगर आपने स्टे इंडिया में किया है तो रेसिडेंट, राइट? सपोज आपका स्टे इंडिया में है फॉर 100 डेज. अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सेकंड कंडीशन देखेंगे. ओके, अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या चेक करना है, ध्यान से समझिए. आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26, राइट? तो 25-26 में आपका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए? 60 डेज और मोर एंड immediate preceding 4 previous year, that is 24-25, 23-24, 22-23 and 21-22. ये 4 साल हो गए ना इमीडिएट. इन 4 साल में आपका स्टे 365 डेज और मोर, एंड ये 60 एंड ये 365 दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना है. ओके, तो अगर दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होता है तो आप रेसिडेंट कहलाओगे. एग्जाम्पल, पहले तो ये पॉइंट समझ में आया कि 182 डेज से ज्यादा अगर हो तो मुझे सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आई विल बी कंसीडर्ड एज रेसिडेंट, राइट? लेकिन अगर 182 डेज से कम है तो मुझे सेकंड कंडीशन चेक करना है. से प्रीवियस ईयर 25-26 में एंड इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का स्टे. सपोज 25-26 में मेरा स्टे था इंडिया में 100 डेज एंड पिछले 4 साल में इंडिया में स्टे था 350 डेज. अब बताइए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? नॉन रेसिडेंट होगा, क्योंकि मुझे 60 एंड 365 ये दोनों साइमल्टेनियसली चेक करना है, राइट? सपोज इंडिया में स्टे था 50 डेज, पिछले 4 साल में इंडिया में स्टे था 500 डेज. रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट. सपोज 70 डेज एंड 370 डेज, अब रेसिडेंट, राइट? ये सेकंड कंडीशन क्यों लाया गया था? देखिए लोग क्या कर रहे थे, अगर ये फर्स्ट एक ही कंडीशन रखी रहती 182 डेज वाली, तो लोग क्या करते, इंडिया में 100 डेज के लिए आएंगे, इंडिया से इनकम कमाएंगे एंड 100 डेज के बाद वापस जाएंगे. ओके, या से 150 डेज आएंगे. ओके, 150 डेज इंडिया में आएंगे, यहां पे काम करेंगे, पैसे कमाएंगे एंड बाहर जाएंगे. तो 100 डेज अगर उन्होंने काम किया है, पर्पसली उन्होंने स्टे इस मैनर में रखा है कि 182 डेज से कम होएगा उनका स्टे, राइट? लेकिन इंडिया में रेगुलरली आकर के पैसे कमा रहे, राइट? तो ऐसे लोगों को भी कवर करना था इंडिया को, राइट? इंडियन गवर्नमेंट को. तो उन्होंने क्या करा, पिछले साल अगर ये एवरी ईयर 100 डेज आ रहा है तो प्रीवियस ईयर 25-26 में उसका स्टे कितना होगा? 100 डेज, 60 डेज से ज्यादा है. एंड पिछले 4 प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना होगा? ईच ईयर 100 मतलब 400 डेज. अब ये सेकंड कंडीशन में कवर होगा. तो 60 डेज से ज्यादा एंड पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा, तो ही विल बी कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया. ओके, एक्सट्रीम 60 डेज से कम मतलब इनका पर्पस टैक्स इवेजन से नहीं होता. से फॉर एग्जांपल आपने यूएसए में जॉब किया है, 30 डेज के लिए छुट्टी के लिए आए. ओके, अब यहां पे टैक्स इवेजन पर्पस नहीं होता. 60 डेज से ज्यादा स्टे कर रहे हो, पिछले 4 साल में 365 डेज से आपने ज्यादा स्टे किया है, यहां पे गवर्नमेंट वांट्स टू कवर दिस टाइप ऑफ पर्सन फॉर रेसिडेंट. हैव यू अंडरस्टूड? एंड फिलहाल के लिए एक चीज समझिए, अगर आप रेसिडेंट हो तो इंडिया में टैक्स ज्यादा होगा, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो इंडिया में टैक्स कम होगा. क्वाइट लॉजिकली, रेसिडेंट हो मतलब इंडिया के फैसिलिटीज यूज कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में टैक्स पे करना होगा. बराबर? हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? तो अगेन कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और सेकेंड कंडीशन प्रीवियस ईयर में स्टे कितना होना चाहिए? 60 डेज और मोर, एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर. अगर ये दोनों में से मतलब 182 एंड ये सेकेंड 60 डेज वाली दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट. हैव यू अंडरस्टूड? नाउ देयर आर सम क्लैरिफिकेशन, सिंपल क्लैरिफिकेशंस है. फर्स्ट क्लैरिफिकेशन, जब आप ये 182 डेज और 60 डेज काउंट कर रहे हो
तो क्या ये जरूरी कि स्टे कंटिन्यूस होना चाहिए? मतलब सपोज एक पर्सन आया 1 अप्रैल को, ही लेफ्ट इंडिया ऑन 30 अप्रैल, वापस से वो 1 जुलाई को आया, देन 30 सितंबर तक वो इंडिया में स्टे कर रहा था, वो इंडिया के बाहर गया, देन 1 दिसंबर को आया एंड 1 जैन को बाहर गया, मतलब ब्रेक ब्रेक में इंडिया में आ रहा है। तो क्या ये जरूरी कि उसका स्टे कंटिन्यूस होना चाहिए, या ये 30 डेज, ये 60 डेज, ये 30 डेज पूरा काउंट करेंगे? क्वाइट ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन ना भी होता तो भी हम पूरा काउंट ही करते, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस स्टे होना चाहिए, राइट? सेकंड क्लैरिफिकेशन, क्या यह जरूरी कि आपका स्टे जो है इंडिया में एट वन पर्टिकुलर लोकेशन होना चाहिए, या इंडिया में आप कहीं पे भी घूम सकते हो? इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। सपोज आप आए फर्स्ट 30 डेज के लिए मुंबई में थे, देन नेक्स्ट 60 डेज के लिए दिल्ली में थे, नेक्स्ट 20 डेज के लिए से चेन्नई में थे, एंड सो ऑन, तो आपका ये सारा स्टे काउंट होगा। ओके, अब एक क्लैरिफिकेशन, से पर्सन वॉज इन इंडिया 181 डेज उसने इंडिया में स्टे करा था। ओके, 181 डे को उसने शिप बुक करी एंड वो बाहर जा रहा था, इंडिया के बाहर। ओके, क्राइटेरिया क्या है? 182 डेज था। अब ये शिप जो था 182nd डे को अभी भी टेरिटोरियल वाटर्स में ही था, वो 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर नहीं गया। ओके, एंड नेक्स्ट डे वो बाहर गया, तो क्या ये भी काउंट होगा एंड रेसिडेंट होगा? हमने ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ इंडिया देखा है, तो 181 डेज यू आर इन इंडिया, 182nd डे को आप टेरिटोरियल वाटर्स में थे एंड टेरिटोरियल वाटर्स इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट। तो आपका स्टे डिफरेंट लोकेशन एज वेल एज टेरिटोरियल वाटर्स में अगर हो, वो भी इंडिया में माना जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? फर्दर, अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। सपोज एक एसएससी इंडिया आया 1 अप्रैल को, ओके, उसका प्लेन यहां पे लैंड किया सुबह 10 बजे। ओके, ही स्टेड इन इंडिया 30th अप्रैल को उसका प्लेन इंडिया से बाहर गया, ठीक है? 30th अप्रैल से दोपहर 1 बजे उसका प्लेन यहां से टेक ऑफ करा। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया? What will be the number of days stay in India? कितना? क्वेश्चन इज डेट ऑफ अराइवल क्या इंडिया में पार्ट माना जाएगा, एंड डेट ऑफ डिपार्चर क्या इंडिया में पार्ट माना जाएगा? आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने कहा कि डेट ऑफ अराइवल भी मानेंगे, डेट ऑफ डिपार्चर भी कंसिडर करेंगे, टाइम मुझे देखना ही नहीं है। जिस दिन आप इंडिया के बाहर गए, भले 10 मिनट के लिए इंडिया में थे, हम उसको एक डे काउंट करेंगे, तो दोनों डेज आप इंडिया में काउंट करोगे, डेट ऑफ अराइवल एज वेल एज डेट ऑफ डिपार्चर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? देन जब आप काउंट करेंगे, आपको स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर 25-26 का काउंट करना है, एंड देन पिछले 4 साल का भी काउंट करना है, राइट? इनमें से अगर कोई लीप ईयर हो तो फेब में 29 डेज, ये याद रखना है, राइट? अब आपके कंसर्न में क्या प्रीवियस ईयर 25-26 लीप ईयर था? 25-26 लीप ईयर है? नहीं है। तो इन दैट केस जब आप यहां पे काउंट करेंगे, सपोज आपको दिया है कि पर्सन इंडिया में जैन को आया था एंड वापस गया मार्च, तो जैन के 31 डेज, फेब के 28 डेज एंड मार्च के 31 डेज काउंट करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अगर पिछले 4 साल में कहीं बीच में लीप ईयर आ रहा है, तो इन दैट केस 29 डेज काउंट होगा। कौन सा होगा लीप ईयर? 23-24 लीप ईयर होगा, राइट? सिंपली कैसे याद रखेंगे लीप ईयर? 4 से डिवाइड करेंगे, जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर एक्जैक्टली इंटीजर आ रहा है तो लीप ईयर है। ओके, मोस्टली लीप ईयर रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं आते, लेकिन ये पॉइंट याद रखना है। ओके, बताइए मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस। मिस्टर ए came to India on 1st May 25. He left India on 31st October 25. Again came to India on 1st or say 15th December 25. Left India on 31st March 26. Then अच्छा, पहले रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए बेस्ड ऑन दिस मच।
रेसिडेंट होगा। ये स्टे कितना हो रहा है 184 बराबर ना। अप्रैल का सॉरी मई का 31 डेज काउंट करेंगे, डेट ऑफ अराइवल काउंट करना है। देन मई जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30 एंड अक्टूबर का 31। ये टोटल 184 गेस आ रहा है राइट। अभी आगे मुझे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 182 डेज से ज्यादा है तो ही विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया बराबर। से प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर 25-26 में 1 मई 25 को आया था एंड ही लेफ्ट इंडिया ऑन 30th जून 25। प्रीवियस ईयर 24-25, 23-24, 22-23 एंड 21-22 उनका स्टे था इंडिया में 50 डेज, 100 डेज, 100 डेज एंड 100 डेज। रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए। नॉन रेसिडेंट प्रीवियस ईयर में स्टे कितना था 61 डेज, मई का 31 एंड जून का 30, डेट ऑफ अराइवल डेट ऑफ डिपार्चर काउंट होगा 61 डेज। एंड पिछले 4 साल का स्टे 350 आ रहा है, 365 से ज्यादा होता तो रेसिडेंट बराबर। सपोज यहां पे दिया रहता है कि इनका स्टे 120 डेज था तो इन दैट केस टोटल कितना था 370 डेज। तो 370 एंड ये 60 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, देन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट। हैव यू अंडरस्टूड? वंस अगेन section 6(1) when an individual will be said to be resident, either he or she stays in India for 182 days or more, first basic condition। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे कितना होना चाहिए 365 डेज और मोर राइट। Once individual is considered to be resident as well as HUF के रेसिडेंशियल स्टेटस के प्रोविजन बाद में देखेंगे। अगर इंडिविजुअल एंड HUF रेसिडेंट है इनको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल एंड HUF के लिए। बाकी के पर्सन फर्म, LLP, कंपनी, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी ये सिर्फ रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। ये ROR एंड RNOR सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए फर्दर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है राइट। तो सिंपल पार्ट है, इसके भी कंडीशंस है, फिलहाल के लिए डिफरेंस समझ सकते हैं। ROR आप मैं पूरा साल इंडिया में पड़े रहे तो हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट राइट। लेकिन से अंबानी या कोई फॉरेन का पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल IPL मैचेस में बाहर के प्लेयर आते हैं राइट, अब वो पर्सन इंडिया में आ रहे हैं ठीक है। सपोज IPL कितने दिन के लिए चलता है पता नहीं, सपोज से 100 डेज चल रहा है ओके। से कोई बाहर का पर्सन, कोई प्लेयर अगर आप नाम याद हो तो, से मिस्टर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, सपोज IPL में हर साल 100 डेज के लिए आ रहा है इंडिया में ओके। अब वो वैसे तो इंडिया में पूरा साल तो पड़ा नहीं है राइट, लेकिन सेकंड कंडीशन में कवर हो रहा है बराबर। सेकंड कंडीशन में 60 डेज से ज्यादा स्टे हो रहा है, पिछले 4 साल में 400 डेज है तो वो रेसिडेंट हो रहा है। लेकिन अब वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहना है ओके। अब ये किसके बेसिस पे होगा वो हमें प्रोविजन देखना है। बट ROR मतलब पूरा का पूरा साल इन द सेंस मेजरली हम इंडिया में रहते हैं ओके। RNOR वी आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नेम इटसेल्फ सजेस्ट। ROR मतलब रेसिडेंट, वी आर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। RNOR वी आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो इसका इंपैक्ट टैक्स कैलकुलेशन पे होता है आगे जाके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए मुझे बेसिक कंडीशन देखने थे, फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक भी सेटिस्फाई करूं तो रेसिडेंट होगा। ये बेसिक कंडीशन कहां पे दिया था सेक्शन 6(1) में ओके। अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो यानी कि आप रेसिडेंट हो,
तो अब आपको सेक्शन 6 के दो एडिशनल कंडीशन देखने होंगे, दो एडिशनल कंडीशंस चेक करने हैं. फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से at least 2 years, at least 2 previous year you should have been resident in India. And second, पिछले 7 preceding previous year में आपका स्टे इंडिया में 730 days और मोर है. अगर ये आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या होंगे? ROR. If both conditions satisfied, ROR. If any one condition not satisfied, so in that case you will be considered to be RNOR. अब यहां से आगे थोड़ा थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट होगी. ये तो अभी तक हमने जस्ट शुरुआत करा है, ठीक है. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इतना इजी नहीं है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें ऐड करने हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? When you will be said to be a resident. सिंपल पार्ट है, दो बेसिक कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई करते हो तो रेसिडेंट, दोनों के दोनों सेटिस्फाई नहीं करा नॉन रेसिडेंट. दो कंडीशंस कौन से थे? इंडिया में स्टे 182 डेज और मोर, ये सेटिस्फाई नहीं करते. सेकंड कंडीशन चेक करेंगे. सेकंड क्या थी? इंडिया में स्टे 60 डेज और मोर, पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर. दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप रेसिडेंट हो. अगर आप रेसिडेंट हो तो सेक्शन 6 के हमें दो एडिशनल कंडीशन चेक करने हैं. एंड ये जो एडिशनल कंडीशन दोनों के दोनों सेटिस्फाई करते हो, देन एंड देन ओनली यू विल बी कंसीडर्ड टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. दोनों में से आपने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो यू विल बी कंसीडर्ड टू बी रेसिडेंट एज पर दिस, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ओके, तो दो एडिशनल कंडीशन क्या है? हमें क्या करना है? पिछले 10 साल देखना है. 10 साल में से एटलीस्ट 2 years आपका अगर रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट आ रहा है, then you can say first condition satisfied. Okay, means for example आपको क्या करना है अभी? कौन से ईयर का चेक कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 25-26. ओके, सपोज प्रीवियस ईयर 25-26 में आपका इंडिया में स्टे था 100 डेज. ओके, देन 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17. कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15-16, ये 10 साल हो गए. अब पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है. पहले आपको क्या करना है? करंट ईयर का स्टे देखेंगे 100 डेज, राइट. सपोज इन दिस 4 प्रीवियस ईयर स्टे था आपका यहां पे 100, ईयर 120, ईयर 100, ईयर 80. कितना हो रहा है स्टे पिछले 4 साल में? 400 डेज. मतलब क्या आप सेकेंड कंडीशन में कवर हो रहे हो? यस. तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पहले तो रेसिडेंट आया. ओके, अब इसके पहले सपोज आपका स्टे था यहाँ पे 60 डेज, ईयर 100, ईयर 185, समथिंग लाइक दिस. ओके, अब आपको क्या करना है? 24-25 का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे. ओके, सेम प्रोविजन अप्लाई करना है. मतलब 24-25 में क्या 182 डेज. मैं पहले अभी क्या कर रहा हूं? पहले मैंने बेसिक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी, रेसिडेंट है. अब मुझे क्या करना था? एडिशनल कंडीशन चेक करने थे. एडिशनल कंडीशन क्या था? पिछले 10 साल में एनी 2 years यू शुड हैव बीन रेसिडेंट. अब मुझे पिछले 10 साल में से रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है. तो 24-25 स्टेटस कैसे चेक करेंगे? बेसिक कंडीशन चेक करना होगा. 182 डेज वाली तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही. 60 डेज वाली कंडीशन चेक कर सकते हैं. 60 डेज से ज्यादा है. यहाँ पे पिछले 4 साल में स्टे देखिए कितना हो रहा है. कितना हो रहा है? ये 4 ना, 360. मतलब यहाँ पे नॉन रेसिडेंट आ रहा है, राइट. अगेन 23-24 का देखेंगे कितना हो रहा है. यहाँ पे 60 डेज से ज्यादा स्टे कितना हो रहा है? यहाँ पे कितना? 340. मतलब यहाँ पे भी नॉन रेसिडेंट आ रहा है, राइट. देन यहाँ पे 100 डेज
पिछले 4 साल का स्टे कितना 365 आ रहा है, मतलब ये 100 डेज एंड 365 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहां पे रेसिडेंट एंड ईयर 185 मतलब 182 डेज बराबर है ना, एंड ये 182 डेज से ज्यादा है मतलब यहां पे तो इन रेसिडेंट है। तो क्या 10 साल में से एटलीस्ट 2 इयर्स रेसिडेंट हो रहा है? यस, तो हम कहेंगे फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, देन आपको पिछले 7 साल देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इयर्स का स्टे काउंट करिए टोटल, 185 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 एंड 100, 745 बराबर ना। तो देखिए हमने सेकेंड कंडीशन क्या लिखी थी यहाँ पे, आपका इंडिया में स्टे कितना होना चाहिए 730 डेज और मोर। तो क्या सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है? सेकेंड एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हियर both additional conditions are satisfied. So in that case, now this person will be said to be ROR. Okay, अगर ये दो में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना होती तो person would have been said to be RNOR, resident but not ordinary resident. Have you all understood this? बताइए, अगर आपको दिया हुआ है there is one person, Mr. Pat Cummins, he is an Australian cricket player, he comes to India for IPL 100 days every year since last 10 years. Comment his residential status. बताइए रेसिडेंट होगा ROR or NOR? ROR चेक करके बताइए. How to answer that we'll see later on. RNOR? RNOR होगा. अच्छा, कैसे चेक करेंगे? पहले तो मुझे चेक करना रेसिडेंट है क्या नहीं. तो प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए क्या 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही. सेकेंड कंडीशन क्या थी? 60 डेज एंड 365 डेज वाली. तो इंडिया में उसका स्टे क्या था, कितना था? 100, एंड पिछले 4 साल में 400 आ रहा है, मतलब सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये रेसिडेंट है, राइट. अगर वो रेसिडेंट है तो मुझे एडिशनल 2 कंडीशन चेक करना है. एडिशनल 2 कंडीशन क्या थी? 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से एटलीस्ट 2 इयर्स उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट आना चाहिए. तो सेम पॉइंट के बेसिस पे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आएगा, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, राइट. अब पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए? 730 डेज और मोर होना चाहिए. लेकिन 100 डेज अगर काउंट करेंगे तो 700 डेज होगा, बराबर. तो सेकेंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इन दैट केस दिस पर्सन विल बी सेड टू बी RNOR. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? चलिए एक बार रीड करेंगे. व्हाट विल डू, विल रीड फ्रॉम रिवीजन नोट्स. Once we make a group, I'll share this revision chart. Okay. Residential status of individual, section 6(1). Resident, if he or she satisfies any one of the basic condition, stay in India during the previous year is 182 days or more, or stay in India during the previous year is 60 days or more, and 365 days or more during 4 preceding previous year. 60 and 365 simultaneously होना चाहिए, right? If any one of the basic condition is satisfied, then we have to check additional conditions under section 6(6) to decide whether individual is ROR or RNOR. Additional conditions यहाँ पे देखिए, both additional conditions are to be satisfied. किसके लिए? To decide whether you are ROR or not. Okay. So out of 10 preceding previous year, he or she is resident for at least 2 preceding previous year, and out of 7 preceding previous year, he or she stays in India for 730 days or more, right? Have you all understood so far? अब ये भी पॉइंट्स एक बार रीड कर लेते हैं. बेसिक कंडीशन में से दोनों सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी चेक्ड एवरी ईयर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. Citizenship has no relation with the residential status.
कंटिन्यूस स्टे इन इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड, ब्रेक ब्रेक में अगर हो तो भी चलेगा. स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स. डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर शुड बी काउंटेड एज स्टे इन इंडिया. देन 1920 लीप ईयर है, 23-24 लीप ईयर है, so in that case number of days in India will be 29. बराबर. Now what happens, say एक एसएससी है, सपोज अपना धीरज, he qualifies on the 1st of April से 25. ओके, जैसे वो क्वालिफाई हुआ वो गया दुबई के जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया के बाहर गया. 31st मार्च 2026. ओके, अब से पहली बार इंडिया के बाहर गया था, तो दिवाली के टाइम उसने छुट्टी लेकर के इंडिया में आया फैमिली से मिलने. ओके, छुट्टी उसने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की ली थी. ओके, तो ही केम टू इंडिया ऑन 1st of November, ही वेंट बैक ऑन 31st December. ओके, तो कितना डे स्टे हुआ उसका इंडिया में? 61 डेज. अब जब वो इंडिया के बाहर गया था, पहले तो इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि 180 डेज वाली कंडीशन थी. अब लोग टैक्स इवेजन करने के लिए क्या करते थे, 70-80 डेज इंडिया में आते थे, देन वो वापस जाते थे, सो दैट दे विल बी नॉट कवर्ड अंडर रेसिडेंशियल स्टेटस. तो उनको कवर करने के लिए सेकंड कंडीशन लाई थी, 60 डेज एंड 365 डेज, राइट. अब यहां पे बताइए, धीरज जो इंडिया में आ रहा है एंड वो स्टे कर रहा है, अपने फैमिली से मिलने आ रहा है या टैक्स इवेजन के लिए आ रहा है? पूरा साल तो वो इंडिया के बाहर ही था. वैसे इंडिया के बाहर क्यों गया था? जॉब के लिए गया था, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था. एंड नाउ ही इज कमिंग टू इंडिया. ऑब्वियसली अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है तो छुट्टियों के टाइम वो इंडिया में आएगा, एंड मोस्टली इट इज एक्सपेक्टेड कि उसका स्टे इंडिया में 60 डेज से ज्यादा हो सकता है. एंड क्योंकि वो करंट ईयर में इंडिया के बाहर गया, पिछले 4 साल में उसका स्टे इंडिया में ऑब्वियसली 365 डेज से ज्यादा होगा, unnecessarily be covered in the residential status, right, and उसका इंडिया में टैक्सेबिलिटी अराइज होगा. तो ऐसे केस में सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी? प्रीवियस ईयर में स्टे इंडिया 60 डेज एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में स्टे 365 डेज. सेकंड बेसिक कंडीशन में से एक्सेप्शन दिया हुआ है. ओके, कितने एक्सेप्शंस है? 1 2 3 4 डिफरेंट सिनेरियोस देखने हैं. तो बेसिकली ये 4 केसेस में जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन दीज 4 केसेस सेकेंड बेसिक कंडीशन मुझे चेक ही नहीं करनी है. मतलब 60 डेज एंड 365 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करनी. हैव यू अंडरस्टूड द रीजन? ये एग्जांपल मैंने लिया था यही एक्सप्लेन करने के लिए. जो पर्सन इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है, क्वाइट ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड कि उसका स्टे इंडिया में छुट्टियों के टाइम, या हो सकता है वो जॉब के लिए जा ही रहा था से 1st of जुलाई में, तो उसका ये स्टे इंडिया में था. अब वो इंडिया में जो 60 डेज से ज्यादा स्टे कर रहा है, एंड क्योंकि पहली बार गया है तो पिछले 4 साल में वो 365 डेज से ज्यादा ही है, तो ही विल बी कवर्ड अंडर दैट सेकंड कंडीशन अननेसेसरीली. इंटेंशन वाज नॉट अ टैक्स इवेजन, फिर भी वो सेकंड कंडीशन में कवर हो रहा है, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट, तो उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है. तो ऐसे इनजस्टिस ना हो, अननेसेसरी बर्डन ना हो, इसीलिए इन सम एक्सेप्शनल केसेस लॉ मेकर्स ने कहा है कि हम सेकेंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करेंगे. तो कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? सिर्फ 182 डेज वाली. तो ये जो 4 केसेस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 182 डेज और मोर यही कंडीशन चेक करेंगे. अगर अपने एग्जांपल में इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है, इट इज कवर्ड, तो इन दैट केस आपको रेसिडेंशियल स्टेटस किसके बेसिस पे डिसाइड करना है? उसका स्टे इंडिया में 182 डेज से ज्यादा हो, रेसिडेंट, 182 डेज से कम हो, डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट. सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे. हैव यू अंडरस्टूड दिस? फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, इंडियन सिटीजन गोज अब्रॉड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस. तो इन दैट केस हम आपका सिर्फ 182 डेज वाला ही कंडीशन चेक करेंगे. ओके, कंडीशन क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया के बाहर प्रीवियस ईयर में जा रहा है जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है. ओके, तो यहां पे सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है. हैव यू अंडरस्टूड? विल रीड द पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल. रिवीजन नोट से रीड करते हैं. एक्सेप्शन टू सेकेंड बेसिक कंडीशन. इन बिलो मेंशन केसेस ओनली 182 days
or more condition is to be checked. First, Indian citizen going out of India for employment purpose. तो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, राइट? अब यहां पे केस लॉ था, मिस्टर ए, उसका इंडिया में बिजनेस था, पहली बार वो इंडिया के बाहर 25-26 में अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए, वहां पे उसकी एक ब्रांच थी, ओके, उसके लिए वो इंडिया के बाहर गया, ओके, उसका स्टे था इंडिया में 90 डेज। पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे था से 400 डेज और से 800 डेज, ओके। अब यहां पे ये जो पर्सन था से मिस्टर ए, उसने ये कहा कि मैं इंडिया के बाहर काम के लिए जा रहा हूं, तो आई वॉज कवर्ड इन एक्सेप्शन। अगर मैं एक्सेप्शन में कवर्ड हूं तो मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? सिर्फ 182 डेज के बेसिस पे, बराबर। अब यहां पे आपका स्टे कितना था? 90 डेज, 182 डेज से कम है, सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ नॉन रेसिडेंट, ओके। एज पर हिम ही वॉज कवर्ड इन एक्सेप्शन। अब असेसिंग ऑफिसर, इनका यह मानना था कि ये एक्सेप्शन किसके लिए लग रहा है? जो इंडिया के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट? आप तो खुद के बिजनेस के लिए जा रहे हो, तो यू आर नॉट कवर्ड इन एक्सेप्शन। अगर आप एक्सेप्शन में ही कवर्ड नहीं हो तो आपके लिए दोनों बेसिक कंडीशन चेक करना होगा। 182 डेज वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेकेंड कंडीशन 60 डेज एंड 365 डेज वो तो सेटिस्फाई हो रही है, तो इन दैट केस हम आपको ट्रीट करेंगे एज अ रेसिडेंट। कैन यू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन इशू? सेक्शन में क्या दिया था कि इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड इन द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, हम एक्सेप्शन में कैसे करेंगे, मतलब 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। मिस्टर ए ने इंटरप्रेट किया कि मैं खुद के बिजनेस के लिए जा रहा हूं, तो मैं एक्सेप्शन में कवर्ड हूं, तो मुझे 180 डेज ही कंडीशन चेक करनी है, 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करनी है, तो उसने खुद को नॉन रेसिडेंट क्लेम किया। नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया में टैक्स ज्यादा नहीं आएगा। एसिंग ऑफिसर ने जब इसका असेसमेंट किया था, उन्होंने कहा कि आप एक्सेप्शन में कवर्ड ही नहीं हो। क्यों कवर्ड नहीं हो? क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड है एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो हम कवर करेंगे, आप तो खुद के बिजनेस के लिए जा रहे हो, राइट? तो यू आर नॉट कवर्ड इन एक्सेप्शन, एंड इफ यू आर नॉट कवर्ड इन एक्सेप्शन हम दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। 180 डेज सेटिस्फाई नहीं हो रही, 60 डेज तो सेटिस्फाई हो रही है, तो हम आपको रेसिडेंट ट्रीट करेंगे। इशू वेंट टिल कोलकाता हाई कोर्ट, ये कोलकाता हाई कोर्ट का डिसीजन था, ओके। आपके हिसाब से क्या बराबर है? मिस्टर ए का कंटेंशन बराबर है या एसिंग ऑफिसर का कंटेंशन बराबर है? एसिंग ऑफिसर मतलब वो जॉब के लिए नहीं जा रहा, बिजनेस के लिए जा रहा है, तो ही शुड नॉट बी कवर्ड इन दैट एक्सेप्शन, मतलब वो रेसिडेंट है। एनीवन हु इज विद मिस्टर ए? नो वन इज विद मिस्टर ए। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि मिस्टर ए का बराबर है। एक्सेप्शन में कवर होना चाहिए। कोर्ट का लिटरल वर्डिंग क्या था? सेक्शन में हमने वर्ड यूज किया एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, एंड एम्प्लॉयमेंट कवर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। कोर्ट का ये जजमेंट था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कवर्ड, ओके। तो इसलिए मैंने यहां पे दिया था एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो यहां पे आप खुद के बिजनेस के लिए पहली बार इंडिया के बाहर जा रहे हो, यू आर कवर्ड इन एक्सेप्शन, मतलब आपको 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है, ओके। 60 डेज वाली कंडीशन यहां पे अप्लाई नहीं होगी, ओके। तो देखिए फर्स्ट एक्सेप्शन पॉइंट क्या याद रखना है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, दिस एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब के लिए जा रहा है, खुद के बिजनेस के लिए जा रहा है, हम 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सेकेंड एक्सेप्शन, अगर आप इंडियन सिटीजन हो and crew member of foreign bound ship in eligible voyage, तो in that case हम सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर मतलब कौन? शिप के वो एम्प्लॉय, शिप में काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन बाउंड शिप मतलब इंडिया से किसी दूसरे कंट्री को शिप लेकर के जा रही है, ओके। फॉरेन बाउंड शिप, सपोज आपने
से ये इंडिया है मान के चलिए, यहाँ पे गोवा है, गोवा से आपने शिप बुक करी लक्षद्वीप जाने के लिए, क्या ये फॉरेन बाउंड शिप होगी? नहीं ना, गोवा भी इंडिया है, लक्षद्वीप भी इंडिया का पार्ट है, राइट? तो ये फॉरेन बाउंड शिप नहीं होगी। लेकिन यहां से आपने शिप बुक किया फॉर गोइंग टू दुबई, तो एक इंडिया से दूसरे कंट्री जा रही है या दूसरे कंट्री से इंडिया में आ रही है, तो ऐसे शिप को हम फॉरेन बाउंड शिप कहेंगे। ओके, तो अगर आप ऐसे शिप के मेंबर हो, आप शिप में काम कर रहे हो, यहाँ पे यू आर अ क्रू मेंबर ऑफ दिस शिप, तो सोचिए ये जो मेंबर्स होते हैं ये पूरा साल तो शिप में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट? लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो टेरिटोरियल वाटर्स में आएंगे, यहाँ पे सपोज इनका क्रूज है, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, अब यहाँ पे आएंगे सपोज 1 नवंबर को ये शिप इंडिया में आया, ओके, यहाँ पे सारे पैसेंजर्स उतर जाएंगे, देन न्यू टिकट बुकिंग करेंगे, से नेक्स्ट 5 नवंबर को ये वापस जाएगी इंडिया से, राइट? तो 5 डे इनका इंडिया में स्टे हुआ, राइट? वापस से आएंगे, देन अगेन जो पैसेंजर्स अनलोड करेंगे, न्यू पैसेंजर आने तक 5-6 दिन वो यहाँ पे रहेंगे, ऐसे 5-5 दिन कंसिडर करते हुए उनका तो स्टे इंडिया में ऑटोमेटिकली 60 डेज से ज्यादा होएगा। लेकिन क्या वो मेजॉरिटी पीरियड इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए थे या मेजर ऑफ द टाइम वो फॉरेन बाउंड शिप में ही थे? वो फॉरेन बाउंड शिप में थे। इंडिया में इनका आने का पर्पस बस पैसेंजर्स को अनलोड करके वापस से न्यू पैसेंजर्स को लेकर के जाना था, बट अननेसेसरी दे आर गेटिंग कवर्ड इनटू 60 डेज, राइट? इसीलिए ऐसे केस में ये जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया के बाहर जो शिप जा रही है, उनके एम्प्लॉइज है, तो इन एम्प्लॉइज के लिए अगेन सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? बट इन दिस केस एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहा है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है समझे? सपोज एक फॉरेन बाउंड शिप थी, से दुबई से आ रही थी, यहां पे गोवा आने वाली थी, ठीक है? मुंबई आ रही थी मान के चलिए, ये टेरिटोरियल वाटर्स अपना, ठीक है? अब यहां पे 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स है। अब 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्चुअल में ऐसे कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती ना, इट इज जस्ट इमेजिनरी लाइन। अब से यहां पे शिप एंटर करा ऑन 1 नवंबर को, ओके? अब जब शिप एंटर कर रहा था तो किसी ने कोई डॉक्यूमेंट तो मेंटेन नहीं किया रहेगा। यहाँ पे शिप एंटर हुआ, सपोज यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत सारे शिप्स आ रहे थे, तो लगभग 2 डेज वो यहीं पे थे, पानी में ही थे, ओके? एंड देन यहाँ पे पोर्ट पे ये शिप लोड हुआ 4 नवंबर को, ओके? वापस गया 5 नवंबर को, यहाँ पे शिप निकला, अगेन ट्रैफिक था, टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस किया 6 नवंबर को, ओके? अब प्रॉब्लम ये समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर कर रहा था तभी हम काउंट करेंगे, यहां से इंडिया में स्टे होना चाहिए, राइट? इवन 6 नवंबर को तो टेरिटोरियल वाटर्स में था, राइट? 6 नवंबर को बाहर गया, तो डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर तो इंक्लूड करना इंडिया में। प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली कब बाहर जा रहे कैसे पता चलेगा? जब ये पोर्ट पे आ रहे तब पता चलेगा ना। लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स एग्जैक्टली बाहर बाहर टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर कब आ रहे हैं, बाहर कब जा रहे हैं, वो एग्जैक्टली प्रिसाइजली मेजर करना या काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो क्या कहेगा कि मैं 4 नवंबर को ही इंडिया में आया था, राइट? एक्चुअल में वो 1 नवंबर को ही आया था, बराबर? लेकिन अब जब वो बाहर जा रहा है तो वो कहेगा कि 5 नवंबर को मेरा शिप यहां से निकला था, भले वो 6th and 7th टेरिटोरियल वाटर्स में था, बट ही विल से कि मैं 5 नवंबर में होऊंगा, 5 नवंबर को मैं इंडिया के बाहर गया। एसिंग ऑफिसर यहाँ पे चेक करते बैठेगा कि टेरिटोरियल वाटर्स में कितना टाइम पीरियड के लिए था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये प्रूव करना पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो ऐसे केस में इन केस ऑफ दिस क्रू मेंबर, नंबर ऑफ डेज काउंट कैसे करें? पहले तो इनके लिए 182 डेज वाला ही रूल अप्लाई होगा, बट प्रॉब्लम यह होता है कि एग्जैक्टली काउंट कैसे करें। नाउ फॉर दिस काउंटिंग वर्ड गिवन इज द नंबर ऑफ डेज विल बी काउंटेड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन में दिया है बस इतना कि 182 डेज वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो ही आप रेसिडेंट कहलाओगे क्रू मेंबर के केस में। बट प्रॉब्लम मैंने बताया कि एग्जैक्टली काउंट कैसे करना है, ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन प्रॉपरली हमें समझ में नहीं आ रही, तो इसीलिए वर्ड दिया हुआ एज में बी प्रिस्क्राइब। व्हेनेवर दिस वर्ड इज बीन गिवन कि काउंटिंग कैसे होगा, एज में बी प्रिस्क्राइब, ये कहां पे प्रिस्क्राइब किया जाएगा? दिस विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स, ओके?
तो एग्जैक्टली काउंट कैसे करना है, दैट हैज बीन गिवन इन रूल नंबर 126। अब रूल नंबर 126 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये प्रिसाइजली ध्यान नहीं रहता कि कैसे काउंट करेंगे तो एम्बिग्विटी आएगी, एवरी टाइम झगड़ा होगा। एसिंग ऑफिसर कहेगा कि नहीं आप तो से 31 अक्टूबर के ही आए थे बेस्ड ऑन द ट्रैफिक, एसएससी कहेगा कि नहीं मैं 4 नवंबर को पोर्ट पे आया था तो 4 नवंबर, एवरी टाइम देयर विल बी डिस्प्यूट, एंड ये प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम एक क्लैरिटी लेकर के आएंगे। अब क्लैरिटी क्या होगी, देखिए जब ये फॉरेन बाउंड शिप होता है, ये जब इंडिया में आता है एंड इंडिया के बाहर जाता है, इनके पास एक डॉक्यूमेंट होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये पासपोर्ट जैसे होता है, ओके शो यू। इस तरह का ये कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, कैन यू सी, ये पासपोर्ट जैसे होता है, ओके। एंड यहां पे कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जब भी शिप इंडिया में आ रहा है तो उनको यहां पे एंट्री करनी पड़ती है एज इन साइनिंग इन, सॉरी साइनिंग ऑफ करके, ओके, कि वो इंडिया में आ रहा है, हम शिप से बाहर उतर रहे हैं। एंड जब भी इंडिया से बाहर जाएगा तो वो शिप में आ रहा है क्रू मेंबर, तो इनको साइनिंग इन करना पड़ता है कि हम अब शिप में जा चुके हैं, ओके। तो रूल क्या कहता है कि हियर व्हेनेवर date entered into a continuous discharge certificate in respect of joining the ship, joining the ship मतलब आप क्रू मेंबर अब शिप में जा चुका है, शिप इंडिया से बाहर जाने वाली है, तो एग्जैक्टली डेट इंडिया से बाहर जा रही है, कौन सी डेट लेंगे, जिस whatever the date which was been mentioned in continuous discharge certificate, okay, and ये शिप वापस आएगा इंडिया में, तो जब इंडिया में आएगा तो डेट एंटर इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ बाय दैट इंडिविजुअल, मतलब वो शिप इंडिया में आ चुका है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एक डेट मेंशन होगी कि अब वो क्रू मेंबर शिप से बाहर उतर रहा है, ओके। तो ये पीरियड डेट विच इज एंटर्ड एट साइनिंग इन टिल द डेट विच इज एंटर्ड एट साइनिंग ऑफ, ये पीरियड हम मान के चलेंगे कि ये जो शिप था ये इंटरनेशनल वाटर्स में था, ये इंडिया में नहीं था, ओके। तो ये पीरियड क्या करेंगे, हम इंडिया के स्टे में से एक्सक्लूड करेंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई विल रिपीट अगेन। देखिए नॉर्मल बेसिक रूल क्या है, 182 डेज और मोर और 60 डेज और मोर 365 डेज, अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो रेसिडेंट। लेकिन अगर आप इंडियन सिटीजन हो एंड क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड शिप हो तो आपके लिए 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं होगी, सिर्फ 182 डेज वाली चेक होगी। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि 182 डेज जब काउंट करेंगे तो प्रिसाइजली कैसे मेजर करें, उसके लिए रूल दिया हुआ है, रूल नंबर 126। रूल में क्या दिया हुआ है कि जिस दिन जो डेट मेंशन होगी सीडीसी में कि आपने शिप में साइन इन किया है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टिल द डेट विच इज मेंशन इन दैट सीडीसी कि आपने साइन ऑफ किया है, वो जो पीरियड होगा वो हम पीरियड मान के चलेंगे कि आप इंडिया में नहीं थे, आप उस शिप में थे एंड शिप फॉरेन बाउंड है, मतलब इंडिया के बाहर था, ओके। तो वो पीरियड क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा इंडिया के स्टे में से, ओके। तो रिमेनिंग स्टे जो आएगा इंडिया का दैट विल बी काउंटेड एज अ स्टे, अगर वो रिमेनिंग पीरियड 182 डेज से ज्यादा रहे, 182 और मोर, देन यू विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट, अगर 182 डेज से कम आ रहा है तो नॉन रेसिडेंट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलिए फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है मिस्टर ए, इंडियन सिटीजन, he is a crew member of foreign bound ship, he signed in into that continuous discharge certificate on 1st say August 25, sign off in continuous discharge certificate on 1st December 25, tell me residential status, I'll also count. नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया चाहिए मुझे 200 एंड नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया और रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए।
अच्छा चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, वी विल डिस्कस, देन विल सी वन एग्जाम क्वेश्चन। इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये प्रोविजन पे। ओके, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है? प्रीवियस ईयर 25 26 365 डेज। अब इनमें से हम ये मान के चलेंगे कि जिस दिन उसने साइन इन किया है मतलब वो शिप में जा चुका है, एंड जिस दिन वो साइन ऑफ कर रहा है मतलब शिप से बाहर आ चुका है, तो ये पीरियड वो इंडिया में नहीं था ऐसे मान के चलेंगे, बराबर। तो ये पीरियड इंडिया में से एक्सक्लूड करना है, राइट। तो देखिए अगस्त, अगस्त के कितने डेज होंगे? 31 डेज। डेट जिस दिन साइन इन किया है वो पीरियड कंसिडर करना है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 1, दिसंबर 1 कितना डे स्टे हो रहा है? मैंने भी काउंट प्रॉपरली नहीं किया था, यहाँ पे मिस्टेक करी थी। कितना हो रहा है ये? 30 30 कितना? 123। तो क्या करेंगे, ये एक्सक्लूड करना है मतलब 123 लेस करेंगे। $242, हाँ देन इज करेक्ट। तो इंडिया में स्टे कितना है? 242, एंड क्योंकि ये स्टे इंडिया में 182 डेज से ज्यादा है तो यू विल बी कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट। हैव यू अंडरस्टूड? तो एक एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट पहले ब्रेक लेना है या कंटिन्यू करना है? ब्रेक। चलिए, सो व्हाट विल डू आफ्टर ब्रेक, जो एग्जाम का क्वेश्चन था विल राइट डाउन, विल सी हाउ इट हैज टू बी प्रेजेंटेड आल्सो। ओके,